ट्वेल्थ के सिलेबस की थर्ड यूनिट 8 मार्क्स की यूनिट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेट आप लोग के लिए बड़ा फैमिलियर चीज है। बचपन में एक मैग्नेट किसी स्पीकर वगैरह में, किसी टॉय में, जो आयरन को खींच लेता है। थोड़ा आपको जब स्टडीज में आया तो आपको पता चला कि इसको लटकाने पे नॉर्थ साउथ पे रुकता है, जो इसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है। जो पार्ट नॉर्थ की तरफ था वो एन पोल, जो साउथ की तरफ था वो एस पोल। दो लाइक पोल थे वो रिपल कर गए, अनलाइक पोल अट्रैक्ट कर गए। ये चीज आप पढ़ चुके हो। मैग्नेट के आसपास का जो रीजन था वहां पे मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस हो रहा था और उसको हमने बोला था मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। लेकिन बाद में मैग्नेटिक फील्ड के रियल सोर्स को ढूंढा गया क्या है, तो उसके लिए ऑस्टिन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक वायर ले लिया और वायर को रखा उन्होंने साउथ टू नॉर्थ, और उसके जस्ट नीचे एक मैग्नेटिक कंपास ले लिया। उसकी जो वैल्यू थी वो भी नॉर्थ से साउथ थी, और नॉर्थ से साउथ में दोनों यानी दोनों पैरेलल थे। अब जैसे ही वायर में करंट फ्लो कराई, देखा कि मैग्नेटिक कंपास ने अपनी डायरेक्शन को 90 डिग्री टिल्ट कर दिया, ईस्ट टू वेस्ट हो गई। स्विच ऑफ किया, फिर नॉर्थ से साउथ। अगेन करंट को रिवर्स किया, बैटरी कनेक्शन रिवर्स किए, देखा मैग्नेटिक कंपास भी उल्टी तरफ उल्टी तरफ मूव कर रही है। यानी एक सिंपल सा कंक्लूजन आया कि करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब इसको थोड़ा सा बदलते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर या मूविंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक फील्ड। यानी रेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और जो मूविंग चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसके बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमें इस छोटे से करंट एलिमेंट के लिए। यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की जो शुरुआत होती है वो बायो-सेवर्ट लॉ से होती है, जिसमें हम छोटे से करंट एलिमेंट का मतलब है अगर एक वायर में करंट फ्लो हो रही है और इस करंट का साथ अगर छोटे से लाइन एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन I इंटू DL, इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। ये वेक्टर है, ध्यान रखिएगा। और इससे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, और इस P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है। ये एंगल थीटा है। डायरेक्शन के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। राइट हैंड के थंब को करंट की तरफ कर दें, और ये जो हमारी पाम है ये आर के पैरेलल है, यानी इसके ऊपर आर के अलोंग है, और इसका जो भी परपेंडिकुलर होगा यानी जिधर फिंगर बंद होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। यानी यहां पर अगर हम करंट की तरफ थंब कर दें और पाम को आर के ऊपर कर दें तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो अंदर की तरफ होगी। और उसी तरीके से अगर हमको इधर मैग्नेटिक फील्ड देखना हो, यहां आई कर देंगे, पाम है। अगर पी पॉइंट इधर होता तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होती। बाहर की फील्ड के लिए हम लोग डॉट दिखाते हैं, जो नॉर्मली आउटवर्ड होती है, नॉर्मली इनवर्ड के लिए क्रॉस दिखाते हैं। ये चीज आपको पता है। डीबी इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। डीबी जो है वो प्रोपोर्शनल टू द आई है, जितनी ज्यादा करंट उतनी ज्यादा फील्ड। डीबी प्रोपोर्शनल टू द डीएल है, जितना बड़ा एलिमेंट उतनी ज्यादा करंट। डीबी प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा है। गौर कीजिएगा, जैसे जैसे ये परपेंडिकुलर की तरफ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी, और एक्सिस की तरफ जाएगा, डीएल के अलोंग जाएगा, जीरो हो जाएगी। साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है। और डीबी प्रोपोर्शनल टू द 1/r², ये है इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसको होल्ड करती है। इन चारों को कंबाइन कर देंगे तो डीबी प्रोपोर्शनल टू द आई डीएल साइन थीटा अपॉन r², और डीबी इक्वल टू, अब देखिए कांस्टेंट है तो जो 1/ε0 है मैग्नेटिक फील्ड में म्यू नॉट बनेगा कांस्टेंट के लिए। ये परमिटिविटी थी, ये परमिएबिलिटी थी, तो म्यू नॉट, तो जो 1/r²
4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, तो 4 पाई तो डिनोमिनेटर में ही है, म्यू नॉट ऊपर आ जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और म्यू आर जो है वो रिलेटिव परमियाबिलिटी है, ऑफ मीडियम। तो म्यू अपॉन म्यू नॉट म्यू आर होता है, और म्यू की वैल्यू म्यू नॉट इंटू म्यू आर होता है, यानी डीबी की वैल्यू फ्री स्पेस में ये होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और डीबी की वैल्यू म्यू नॉट म्यू आर अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये फ्री स्पेस के लिए है और ये मीडियम के लिए है। इसको हम डी बी इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर भी कर सकते हैं। अभी इसका वेक्टर फॉर्म बाकी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड निकाला हुआ मैग्नेटिक फील्ड का। और गौर कीजिएगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस छोटे से एलिमेंट की वजह से है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरे वायर के लिए नहीं है, और पूरे वायर के लिए जो निकालेंगे वो बी आएगी, और आपको पता है जो बी है वो डीबी को इंटीग्रेट करने से मिलेगी। इसका मतलब इसको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरी मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी, जिसको हम आगे वाले डेरिवेशन में करेंगे भी। बायो-सैवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म, अगर हम इन वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे तो साइन थीटा है, इसका मतलब क्रॉस आएगा, तो डीबी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। आर कैप होगा, ध्यान रखिएगा, और इसको आर क्रॉस डी एल मत कीजिएगा, और डीबी इक्वल टू आर कैप की वैल्यू वेक्टर आर अपॉन आर हो जाएगी, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। यानी गौर कीजिएगा, अगर वेक्टर पूरा आएगा तो नीचे क्यूब लगा होगा, और यूनिट वेक्टर आएगा तो स्क्वायर लगा हुआ होगा। ये वेक्टर फॉर्म में है, जब वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, यानी 1/2 या 1 मार्क कट जाएगा। बायो-सैवर्ट लॉ का और कूलम्ब्स लॉ का कंपैरिजन करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का, उनके सोर्स के बेसिस पे। क्योंकि देखिए, ये कूलम्ब्स लॉ के बेसिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं स्मॉल चार्ज एलिमेंट के लिए, और ये मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए। सिमिलरिटी पे रीजनिंग बन सकती है, असर्शन रीजनिंग, ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, या सिंपल सा पूछा भी जा सकता है। सिमिलरिटीज क्या क्या है? दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को होल्ड करे, दोनों ही 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, दोनों ही लॉन्ग रेंज फील्ड्स होती हैं, दोनों ही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करती हैं, दोनों ही कंजर्वेटिव फील्ड्स होती हैं, दोनों ही कंजर्वेटिव होती हैं। डिफरेंसेस की बात करते हैं, यहां पे डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं। देखिए, ये एक स्केलर सोर्स की वजह से है, और ये जब वेक्टर फॉर्म में लेते थे तो आपको याद होगा डीएल क्रॉस आर आया था, तो इसका जो सोर्स है वो करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इनका जो सोर्स है वो वेक्टर है, इनका सोर्स जो है वो स्केलर है। एक खास बात ये और थी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो अलोंग चार्ज से आउटवर्ड हुआ करती थी, यानी अलोंग आर हुआ करती थी। आपको याद होगा, ये अगर पॉइंट चार्ज हुआ करता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर की तरफ हुआ करती थी, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आर के परपेंडिकुलर है, आर ये है और ये परपेंडिकुलर है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो आर के अलोंग होती है और ये आर के परपेंडिकुलर होती है। उसके अलावा यहां पे इसके फार्मूले में एंगल से कोई मतलब नहीं होता, हर एंगल पे सेम होगी, यहां पे एंगल डिपेंडेंट होता है, थीटा डिपेंडेंट होता है। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस थे, तो कुछ पॉइंट ऑफ सिमिलरिटीज भी थी और कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस भी थे, इनको दिमाग में रखिएगा। यहाँ से वीडियो में बंद कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, और इसके बाद अगले में हम सर्कुलर लूप के एक्सिस पर और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। इंपॉर्टेंट है, गौर कीजिएगा।